हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, यूपीपी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि हम क्लास देने जा रहे हैं यूपीपी की। जैसा आपको हमने सिलेबस बताया था, ठीक है, क्या कौन सा क्वेश्चन कौन सा पार्ट में क्या आता है। अब हम आपको क्लास देने आ रहा है, यूपीपी की जीएस की क्लास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बेस्ट तरीके से समझाएंगे। बस आप इतना है, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो यूपीपी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इसको ध्यान से देखेंगे। साथ में ये आर ओ के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी हम आपको बता दें। आर ओ में भी जीएस है तो कॉमन है, वही क्वेश्चन आएंगे। ठीक, चलिए बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, रिकेट्स बीमारी किसके अभाव में होती है। प्रश्न है, रिकेट्स बीमारी। तो देखिए, रिकेट्स होती है बीमारी आपकी विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से मानव में रिकेट्स नामक बीमारी होती है। और इसी कमी से बच्चों में देखिए, बच्चों में अगर ये विटामिन डी की कमी होती है तो उसको कहते हैं रिकेट्स। ठीक, बच्चों में। अच्छा, और यही बड़ों में हो जाए तो इसको इसको नाम दिया गया है ऑस्टियो मलेशिया। ऑस्टियो मलेशिया। ठीक है, बड़ों के लिए अलग क्या क्या नाम है, ऑस्टोमलेशिया है। और बच्चों के लिए इसका नाम है रिकेट्स। इसमें क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और कभी कभी पूछ लेते हैं विद्यार्थियों कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम आपका है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक, ये विटामिन डी का रस वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। चलिए, एक क्वेश्चन से दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक, फिर से बता रहे हैं, विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स नमक रोग, पहला नंबर। और बड़ों में होता है ऑस्टोमलेशिया, दूसरा नंबर। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। अगला देखेंगे। चलिए, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न भी आ सकते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है और लिखता है और मेंटेन करता है, तो क्या कहलाता है। वो कहलाता है आपका रिकॉर्ड नहीं, फाइललेस प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रामर कहलाता है। तो कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है, मेंटेन करता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामर। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था। पानीपत से किस प्रोग्राम को प्रारंभ किया था उन्होंने। तो इस प्रोग्राम का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ से शुरू हुआ था, पानीपत से शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश ऐसा दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को, एस्ट्रोनॉट को आकाश किस रंग का दिखता है। देखिए, ये दिखता है आपका कैसा, काला दिखता है, ब्लैक। नेक्स्ट है आपका क्रायोजेनिक का क्या मतलब होता है। क्रायोजेनिक का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रायोजेनिक का मतलब होता है आपका हो जाएगा निम्न ताप का अध्ययन। क्रायोजेनिक एक ऐसी विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत निम्न ताप पर अध्ययन किया जाता है। और भारत में क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण भी हो रहा है। ठीक, ये क्रायोजेनिक इंजन किस में प्रयोग होते हैं, तो देखिए, जी एस एल वी यानों में ये क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर इसके द्वारा हवा में विलीन होता है। किसके द्वारा हवा में विलीन होता है। तो देखिए, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज़्यादातर पत्ते की सतह द्वारा, क्या बताया, पत्ते की सतह द्वारा, पत्ते की ऊपरी सतह द्वारा। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊपरी सतह द्वारा ये विलीन कर दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज देखिए की थी, पहला तो नंबर है किसने की थी, तो इसने की थी चैंडविक ने। एक प्रश्न बन गया। ठीक, ए ऑप्शन। दूसरा नंबर कि किस सन में की थी, हो सकता है दे दें, तो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, किसके द्वारा, चैंडविक द्वारा की गई। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण कण होते हैं। ठीक है, विद्युत उदासीन का मतलब ये होता है इसमें आवेश नहीं होता है। ठीक है,
तो देखिए विद्यार्थियों, हम आपको तीनों बताते हैं, क्या, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की खोज किसने की थी। इसके लिए आप सूत्र याद कर सकते हैं, ईंट पर नाच। तो हम आपको बता रहे थे तीनों का, ठीक है, इस प्रश्न से संबंधित है, हम एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता रहे हैं आपको। हम ये कह रहे थे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसके लिए सूत्र है ईंट। ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और टी का मतलब टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, टॉमसन ने की थी, ठीक है। पर पा का मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज हुई की थी रदरफोर्ड ने। इसी तरह से न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, अभी बताया, ना से न्यूट्रॉन और चा से क्या बताया, चैंडविक। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट्स कर सकते हैं, ये इसको याद करने का सूत्र है, ठीक है। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम हैं। चलिए अगला देखेंगे। सौर परिवार में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है, सूर्य से अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह है, ये बताना है। तो सूर्य से अधिकतम दूरी पर है वरुण, ठीक है, सी हो जाएगा। आप विद्यार्थियों क्रम याद कर लीजिएगा कि सूर्य जैसे है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य से जो ग्रह हैं कौन कितनी दूरी पर है और कौन कितने क्रम पर है। सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, सूर्य से तीसरे नंबर पर कौन है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। सूर्य से दूरी के क्रम में सौर परिवार में ग्रह। अगला बात देखेंगे, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर की गति से चलती है। गतिमान एक्सप्रेस, तो देखिए ये चलती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा की। भारत में इतनी हाई स्पीड ट्रेनें नहीं हैं, अब आ गई हैं। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलती है गतिमान एक्सप्रेस। ये भारत की सबसे तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी है। कहाँ से कहाँ जाती है, दिल्ली और आगरा के बीच चलती है। 160 किलोमीटर हमने आपको बताया प्रति घंटा चलती है। और ये लगभग आप समझ लीजिए 188 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 100 मिनट का समय लेती है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, क्या है, इनमें से कौन नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है। पश्चिम दिशा याद कर लीजिएगा, पूर्व में बहने वाली नदियाँ और पश्चिम में बहने वाली नदियाँ, ठीक है। ये देखिए आपको पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियों के नाम बताते हैं, ठीक है। पश्चिम दिशा में बहुत कम नदियाँ बहती हैं, ज़्यादा बहती थी। देखिए पहले तो नर्मदा इसमें दिया ही हुआ है। पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा है, ताप्ती है, ठीक है। नर्मदा ताप्ती के अलावा कौन से है, साबरमती है, ठीक है। कृष्णा नदी नहीं बहती है पूर्व में, तो नर्मदा है, लूनी है, ताप्ती है, साबरमती, ठीक। नोट कर लीजिए, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी, ठीक है। कृष्णा नदी आपकी पूर्व में बहती है। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के पर्वत महाबालेश्वर से निकलती है, ठीक। और ये कहाँ गिरती है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। पूर्व की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पश्चिम की नदियाँ अरब सागर में। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, ठीक। निम्न में कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। नक्शा भी आपको, मैप भी बिल्कुल रटा होना चाहिए, ठीक। कौन सा राज्य किस तरफ है, किस राज्य की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, इंपॉर्टेंट है। और यूपी का तो खास तौर से देखिए, अब इसमें है आपका उत्तर बी, यूपी की सीमा उड़ीसा से नहीं मिलती है, उत्तराखंड से मिलती है, एमपी से मिलती है और झारखंड से। उड़ीसा से यूपी की सीमा नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पूर्व में बिहार, झारखंड, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से यूपी में सीमाएं मिलती हैं, ठीक। अगला है, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी झील सबसे बड़े खारे पानी की झील है, या भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कौन सी झील है। देखिए उत्तर होगा आपकी चिल्का झील, ऑप्शन बी।
क्या है? चिल्का झील उड़ीसा के समुद्री अप्रवाही जल से बनी एक झील है, और ये क्या सबसे बड़ी है खारे पानी की झील, और सबसे बड़ी है। खारे पानी की भी है, सबसे बड़ी भी झील है। विश्व की बात की जाए तो कौन से नंबर की आती है चिल्का झील विश्व में? तो चिल्का झील का नंबर विश्व में दूसरा आता है, सेकेंड पोजीशन पे है। ठीक है। अगला है मिट्टी भारत में कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये होगा आपका, कौन सी मिट्टी है? ये है बी ऑप्शन, काली मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, बी है आपका इन विकल्पों में से। ठीक है। अगला है भारत में संविधान की कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है? ठीक है। देखिए जो राज्य है ना, विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुए हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इनमें जनजातीय क्षेत्र रहते हैं, तो इनके विशेष संबंध में विशेष रूप से इन अनुसूची में वर्णन है, और उस अनुसूची का नाम है छठी अनुसूची। संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वर्णन दिया हुआ है। अच्छा, अनुच्छेद की बात करें, छठी अनुसूची की बात, अनुसूची जो छठी है, अनुच्छेद कौन सा है इनका? इनका अनुच्छेद पड़ जाता है 244 और 275, जहाँ पर इन राज्यों का वर्णन है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट देखिए, और देखेंगे एक प्रश्न, 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किसके शीर्षक से एक परिच्छेद नवा जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है? ये कौन सा है? ये तो हमारा देखिए पंचायती राज, पंचायती राज व्यवस्था 1973वें संविधान संशोधन के तहत है। ठीक है, ये 73वें संविधान संशोधन के तहत है 1992 में, और ये किसका वर्णन? पंचायती राज का वर्णन करता है। ठीक है, पंचायती राज एवं पंचायती प्रशासन, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है भारत में। चलिए अगला देखेंगे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? ठीक है, वो अनुच्छेद जो राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, उनकी सुरक्षा से संबंधित कौन सा है? वो है आपका सी, अनुच्छेद 49। ठीक है, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं, वस्तुओं का संक्षेप में के संरक्षण के संबंध में संबंधित है, और संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशन तत्वों के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा में अपनाया गया। कब अपनाया गया भारत का संविधान? लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। कब अपनाया गया? तो देखिए अब तो मनाने लगे हैं, संविधान दिवस मनाया जाने लगा है 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था। ठीक है, पहले तो नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब ये संविधान दिवस मनाने लगा, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, सब पता है आपको। ठीक है, इस समय अगर बात की जाए संविधान में तो कितने भाग हैं? देखिए 22 भाग हैं। अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुसूची कितनी है? 12 हैं। ठीक है, वर्तमान समय की बात बता रहे हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया? ठीक, पहला उपदेश भगवान बुद्ध का कहाँ दिया गया? सारनाथ में दिया गया, सी ऑप्शन। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग तक चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ठीक, देखिए इसका उत्तर क्या है? इसका है इलाहाबाद, बी ऑप्शन। चलिए लॉर्ड कैनिंग के विषय में कुछ फैक्ट बताएंगे आपको इंपॉर्टेंट। देखिए पहला पॉइंट ये है लॉर्ड कैनिंग के संबंध में कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था, तो उस समय 1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत के ये गवर्नर जनरल थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का जब हुआ था तो गवर्नर जनरल वही थे, यही थे, लॉर्ड कैनिंग। और 1858 की बात करें
तो 1858 में ये भारत के पहले वायसराय बने। ठीक है, पहले भारत के वायसराय, पहले गवर्नर जनरल थे 1857 में, 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। ठीक, अगला देखिए आपका है कि उत्तराखंड कब अस्तित्व में आया। ठीक, नया राज्य बना था, पहले यूपी में ही था, तो ये उत्तराखंड कब अस्तित्व में आपका आया आपको बताना है। 2000 तो कॉमन दिया है 3 जगह, वो दिन बताना है आपको। ठीक है, वो डेट तो देखिए आया था आपका कब, बी ऑप्शन है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य यूपी से कटकर बना, पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत। अगला देखिए, एक नृत्य से संबंधित प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्यों में से एक है ये नृत्य, और इस शैली में बमुश्किल संतुलन शामिल होता है, मुश्किल संतुलन होता है इसमें। घूंघट काढ़े महिला नृत्य की सर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रख करके नृत्य करती है। तो ये किस स्थान का नृत्य है, तो ये देखिए आपका है डी आपका, इस नृत्य का नाम है चारकुला नृत्य। ठीक, ये जो परिभाषा दी हुई है ये चारकुला नृत्य की है। यह नृत्य ब्रज क्षेत्रवासियों, अर्थात ब्रज क्षेत्रवासी कहाँ हैं, यानी कि मथुरा जनपद, ठीक है, के आसपास और मथुरा जनपद में यह नृत्य प्रचलित है। क्या नाम है, चारकुला नृत्य। अगला आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का आपको फर्क आना चाहिए। तो हमने कहा था कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, पटाखों का जलना, मैग्नीशियम, ABCD दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें होगा ए, पटाखों का जो जलना है ये एक प्रकार से क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन अच्छा होता क्या है, देखिए ये रासायनिक परिवर्तन जो है ना, इसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन और गुण में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, गुण में भी परिवर्तन हो जाएगा और उसके संगठन में परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार और भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। कपड़े सूखना भौतिक परिवर्तन है, पानी में चीनी का घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, मैग्नीशियम का तार का होना ये भी भौतिक है। पटाखों का जलना, पटाखे जले तो उसका रासायनिक परिवर्तन संगठन है, गुण है, परिवर्तन आ गया। ठीक है, चीनी पानी में घुली तो रही तो वो चीनी, कपड़े सूखे तो मेन तो उनका भौतिक ही हुआ, उनके आकार अवस्था में अधिक परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तार का पर गर्म होना। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। लेड का चिन्ह पूछा गया है, तो लेड का चिन्ह हो जाएगा PB। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के ने चेचक हेतु, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, ये है प्रश्न है। चेचक की टीके की खोज किसने की थी, ये आपकी एडवर्ड जेनर ने की थी, A नंबर। कौन सा मच्छर से उत्पन्न होने वाला रोग नहीं है। ठीक है, संक्रामक रोग चल भी रहा है इस वक्त, जागरूकता। तो मच्छर से उत्पन्न होने वाला कौन सा रोग नहीं है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, जीका वायरस होता है। ठीक है, दाद नहीं होता। ठीक है, दाद एक कवक जनित रोग है, तो D ऑप्शन हो जाएगा। GST बिल को पारित करने वाला पहला राज्य कौन था, कौन सा था पहला राज्य GST बिल को पारित करने वाला, यह आपका B आसाम। आसाम में GST बिल को पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, आसाम। अच्छा, GST बिल लागू कब से हुआ, देखिए ये लागू हुआ था 1 जुलाई किस सन में, किस सन में, ये 2017 को लागू हुआ था। ठीक, 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। और क्या GST भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स मालूम है आपको, एकीकृत एक कर व्यवस्था है। नेक्स्ट क्या है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस, तो ये देखिए मनाया जाता है 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर A आएगा, इधर लिखा 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। ठीक है, आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा, आयरलैंड की राजधानी क्या है और आयरलैंड की मुद्रा क्या है, ये बताना है। ठीक, देखिए
सी डबलिन और यूरो। आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन है, और जो है मुद्रा है यूरो है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुदान अनिवार्य है? संचित निधि में से धन निकालना है तो किसके अनुमोदन की जरूरत है? देखिए, राष्ट्रपति की नहीं, प्रधानमंत्री की नहीं, धन निकालना है तो किसकी जरूरत होगी? भारत की संसद की। बी विकल्प है, ठीक है। दोनों सदनों की सहमति और अनुमोदन अनुमोदन अनिवार्य होता है संचित निधि से धन निकालने के लिए। नेक्स्ट देखिए, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसकी संस्तुति के बिना? देखिए, विधानसभा की बात है तो राज्य में राज्यपाल की संस्तुति के बिना धन विधेयक दोबारा स्थापित नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्या होगा आपका? इसका बी ऑप्शन होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? देखिए, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एक किस तारीख को हुआ? ये हुआ था, देखिए, 1 जुलाई 1955 को। ये है सी, नोट कर लीजिए। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। इसे कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मालूम है। तो एशिया का सबसे बड़ा बैंक है, ये नहीं मालूम हो सकता है आपको। सबसे बड़ा एशिया का बैंक है एसबीआई। राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हुआ। वर्तमान अध्यक्ष हो सकता है, पूछ लें। देखिए, रजनीश कुमार हैं। करंट अफेयर में पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। रजनीश कुमार जो हैं एसबीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, न्यायाधीश, वो किसको अपना देगा त्यागपत्र? ये देगा राष्ट्रपति को। ए ऑप्शन, राष्ट्रपति को देगा, मुख्य न्यायाधीश को नहीं, राज्यों के राज्यपाल को नहीं, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो देता है राष्ट्रपति को। आज़ादी फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? अच्छा, किसने वकालत की थी जब मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ? तो ये देखिए, आपका उत्तर है सी। क्या है? सी है, M.A. जिन्ना ने उनकी वकालत की थी। 1945 में सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के कैदियों पर सार्वजनिक मुकदमा चलाने का निर्णय लिया, तो उनमें वकालत की थी, किसने की थी? ये की थी, ऑप्शन डी होगा आपका, ठीक है। सी हमने बता दिया, उसके लिए सॉरी। जिन्ना नहीं थे, जिन्ना बिल्कुल नहीं थे। तेज बहादुर सप्रू नाम का था उनका, ठीक। तेज बहादुर सप्रू हो जाता है विद्यार्थियों कभी कभी, ठीक। तो तेज बहादुर सप्रू, उनका नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर के पक्ष में बोलने वाले वकील का नाम था T.B. सप्रू। ये देखिए, अगला है, मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे, तो मुगल शासक कहाँ के मूल रूप से निवासी थे? ये है, मुगलकानी भारत में मुगल शासक वस्तुतः चगताई तुर्क थे। सी विकल्प है आपका, चगताई तुर्क थे। तो तुर्की नस्ल का चगताई वंश था, ठीक है, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। तो ये विद्यार्थियों थे जो यूपीपी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ हमने आपको बताए। हम आपको हिंदी के भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बताएंगे। हमने आपको प्रश्न बताए, इनको स्टडी करिएगा, तैयारी करिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा। हिंदी के भी हम आपको क्वेश्चन बताएंगे।